सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी कवर अप कर रखा है। हमने लास्ट क्लास सीखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने लास्ट क्लास सीखा था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं जिससे हम लोग को लास्ट क्लास का सारा टॉपिक का रिवीजन हो जाए। तो ये हमारा होगा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। तो एक सम्स करते हैं जिससे प्रीवियस क्लास का सारा चीज रिवीजन हो जाए। म्युनिसिपल वैल्यू रुपीज 3,50,000। म्युनिसिपल वैल्यू रुपीज 3,50,000। फेयर रेंट रुपीज 3,60,000। फेयर रेंट रुपीज 3,60,000। क्या होता है म्युनिसिपल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट होता है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। और स्टैंडर्ड रेंट होता है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट क्या होता है? जैसे मान लो लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी का ओनर है और जो टेनेंट है उसमें कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, कुछ डिस्प्यूटेड मैटर्स है। तो जहाँ पे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होता है, ओनरशिप में डिस्प्यूट है, ठीक है, या टेनेंट रहना चाहता है बट उसको ओनर रखना नहीं चाहता है, तो उस केस में क्या होगा? ये सारा मैटर्स को कौन डील करता है? रेंट कंट्रोल एक्ट। तो स्टैंडर्ड रेंट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है एज डिटरमाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। सपोज ये 3,80,000 है, 3,80,000 है। क्लियर? और रेंट एट द रेट रुपीज 35,000 पर मंथ। रेंट एट द रेट रुपीज 35,000 पर मंथ। प्रॉपर्टी में जो एक्चुअल रेंटेड प्रॉपर्टी है, जो रेंटल वैल्यू है प्रॉपर्टी का, जो रेंट हम रिकवर कर रहे हैं टेनेंट से, वो है 35,000 पर मंथ। तो इसका हमको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसमें हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3,50,000। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 3,60,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 3,80,000। रेंट एट द रेट रुपीज 35,000 पर मंथ दिया हुआ है और हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है। फटाफट सबको इसको कॉपी कर लो, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 3,50,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 3,80,000 और रेंट दिया हुआ है एट द रेट 35,000 पर मंथ। एक महीने का जो रेंट है वो 35,000 है। हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट। सबसे पहले लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यू जो कि गिवन था 3,50,000। म्युनिसिपल वैल्यू घर का एनुअल वैल्यू है एज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू घर का एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियर? उसके बाद आता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। फेयर रेंट क्या होता है? कोई भी लोकेलिटी में जो एडजेसेंट प्रॉपर्टी है, जो नियर बाय में जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी हाउस प्रॉपर्टी होगा उसका रेंट सिमिलर होगा। सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट सिमिलर होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है बट बहुत ज्यादा ही डिफरेंस नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। तो हमारा क्वेश्चन में फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 3,60,000। तो म्युनिसिपल वैल्यू 3,50,000, फेयर रेंट 3,60,000।
इन दोनों का हायर लेना है, तो हायर कितना है 3,60,000। इस हायर को हम लोग बोल देंगे नोशनल रेंट। नोशनल रेंट नीचे डैश देके लिख देंगे हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। सो म्यूनिसिपल वैल्यू 3,50,000, फेयर रेंट 3,60,000। उन दोनों में जो भी हायर होगा 3,50,000 और 3,60,000 में हायर कौन सा है 3,60,000। 3,60,000 इज द हायर फिगर, तो नोशनल रेंट हो गया 3,60,000। इसके बाद लिख देंगे स्टैंडर्ड रेंट। कितना दिया हुआ था स्टैंडर्ड रेंट 3,80,000। 3,80,000। तो हमको याद रखना है कि नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में हमको लोअर लेना है, ठीक है, इन दोनों में लोअर लेना है। सो लोअर कितना रहेगा 3,60,000। ये हो जाएगा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हो जाएगा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये हो जाएगा हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का हायर, नोशनल और स्टैंडर्ड का लोअर, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर। इसके बाद हम लोग लिख देंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। प्रॉपर्टी हमने लेट आउट किया था, भाड़ा पे लगाया था, मंथली रेंट कितना था 35,000 पर मंथ। 35,000। सो 35,000 इंटू 12 मंथ्स कितना 4,20,000। 4,20,000। मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि प्रॉपर्टी से कम इतना इनकम आना चाहिए, इतना इनकम टैक्सेबल होना चाहिए, इतना एनुअल वैल्यू होना चाहिए प्रॉपर्टी का। बट प्रॉपर्टी को हमने ज्यादा दाम पे भाड़ा पे लगाया है, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। सो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव का हायर लेना है, और वो हायर हो जाएगा 4,20,000। तो यहां तक हमने कल का क्लास में ऑलरेडी कवर अप कर लिया था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV नीचे डैश लिख देंगे हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। तो यहां तक हम लोगों ने कल का क्लास का रिवीजन कर लिया। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है 3,60,000, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू 3,50,000, फेयर रेंट 3,60,000, दोनों का हायर 3,60,000। नोशनल और स्टैंडर्ड रेंट का लोअर लेना है, तो 3,60,000 और 3,80,000 में लोअर हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 3,60,000। और एक्चुअल रेंट रिसीव कितना, हर महीने का रेंट, मंथली रेंट है 35,000, तो पूरा साल का जो रेंटल वैल्यू है वो 4,20,000 है, और इन दोनों में हमको हायर लेना है। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। क्लियर। अब हम लोग करते हैं दूसरा एग्जांपल। आज हम लोग सीखेंगे अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, वो रेंट जो हम टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाए, जिसको हम लोग बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में, अकाउंट्स का लैंग्वेज में बैड डेट बोलते हैं, ठीक है। वो उसी को हम लोग टैक्सेशन में अनरियलाइज्ड रेंट बोल रहे हैं। अनरियलाइज्ड रेंट इज द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो टेनेंट जबरदस्ती नहीं दिया पैसा, या तो हमने उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, हमने कोशिश ही नहीं किया पैसा रिकवर करने का। क्लियर। कुछ भी रीजन हो सकता है। सो अनरियलाइज्ड रेंट क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ द एनुअल वैल्यू, ठीक है, इट इज द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेनेंट, जो हमने टेनेंट से रिकवरी नहीं कर पाए। क्लियर। अनरियलाइज्ड रेंट में हमको रूल 4 याद रखना पड़ेगा। बुक निकाल लो, देखो बुक में रूल 4 के बारे में लिखा होगा। चैप्टर में आ जाओ, चैप्टर में बुक में चेक करो। तो देखो अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, हम लोग बुक में चेक कर लेते हैं। बुक में पेज नंबर है 246, ठीक है। बुक में पेज नंबर है 246, आइदर 246 या फिर 229, चेक कर लेना। When the SSC is unable, जो SSC है वो unable to recover the rent from his tenant, मतलब हम लोग रेंट का रिकवरी नहीं कर पाए, रेंट का वसूली नहीं कर पाए टेनेंट से। The amount of rent so unrealized during the year will be deducted in full from actual rent receivable।
रिसीवेबल का मतलब जो रेंट हमका पैसा हमको मिल जाना चाहिए था, जितना का रेंट का पैसा हमको पूरा साल का रेंट मिल जाना चाहिए था, उससे हम लोग अनरियलाइज रेंट को माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग अनरियलाइज रेंट माइनस कर सकते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है द टेनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है भोला वाला इंसान, ठीक है, जो बहुत चालाक नहीं है, जो बहुत चतुर नहीं है, जिसका शैतानी दिमाग नहीं था। तुमने किसी ऐसे आदमी को रेंट पे रखा था, टेनेंट एज अ टेनेंट रखा था, जो उसका नियत में ही खोट था, ठीक है, जो हमेशा दूसरे का पैसा डुबाने में लगा रहता था। तो इस तरह का टेनेंट नहीं होना चाहिए। टेनेंट एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए, शुड बी अ बोनाफाइड पर्सन। द डिफॉल्टिंग टेनेंट मतलब जिसने डिफॉल्ट किया है, जिसने गलती किया है, हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी छोड़ के जा चुका है, और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। या तो उसने खुद प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, या तो हमने कोई लीगल एक्शन लिया है। इलीगल एक्शन लेने से नहीं चलेगा, लीगल एक्शन लिया है ताकि वो प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाए, तभी अनरियलाइज रेंट हम लोग माइनस कर सकते हैं। अगर हम अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे तो इसमें एसएससी का फायदा है, क्योंकि इससे हमारा टैक्सेबल इनकम कम आएगा। तुम चेक करो, एनुअल रेंट रिसीवेबल वो रेंट है जितना रेंट पूरा साल का मिल जाना चाहिए था। रिसीवेबल का मतलब जितना मिल जाना चाहिए था, उससे लेस अनरियलाइज रेंट तो आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव। तो अनरियलाइज रेंट अगर हमको माइनस करने को मिलता है तो इससे हमारा इनकम टैक्स का लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का टैक्सेबल इनकम कम होने का स्कोप ज्यादा रहेगा। थर्ड पॉइंट बोल रहा है दैट डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। ऐसा नहीं है कि हमने उसको प्रॉपर्टी ए से निकाला, वो जाके मेरा प्रॉपर्टी बी में छिप गया, या फिर वहां पे उसने ऑक्यूपाई कर लिया। नहीं, वो मेरा किसी भी प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाई नहीं रहना चाहिए। अगर उसको हमने निकाल दिया है या फिर उसने प्रॉपर्टी छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं कि उसने प्रॉपर्टी ए को छोड़ दिया और प्रॉपर्टी बी में रहने लग गया। क्लियर? द टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, द स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, और ही हिमसेल्फ हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो वो खुद छोड़ दिया, या तो हमने कोई लीगल एक्शन लिया है, स्टेप लिया है कि वो प्रॉपर्टी छोड़ दे। अगर उसने डिफॉल्टिंग टेनेंट ने प्रॉपर्टी छोड़ दिया है तो मेरा कोई दूसरा प्रॉपर्टी में जाके रहने ना लगा हो। और लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट कंडीशन, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स। रीजनेबल स्टेप्स मतलब जो स्टेप लेना चाहिए, लीगल स्टेप्स, टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट। अगर उसने अनरियलाइज रेंट या फिर अनपेड रेंट नहीं दिया, अगर उसने रेंट पे नहीं किया है, तो चेक किया जाएगा एसएससी ने क्या क्या लीगल एक्शन लिया है जिससे वो रेंट रिकवर कर सके। सपोज वी आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आपने क्या स्टेप लिया, उसका रेंट रिकवर करने के लिए कोई स्टेप लिया कि नहीं। तो अगर वो चेक करे कि हमने कोई स्टेप लिया ही नहीं था, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया था, तो अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करना अलाउड नहीं रहेगा। ये बस नॉलेज पर्पस के लिए है, सम से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अल्टीमेटली क्या होगा, अनरियलाइज रेंट इज दैट पार्ट ऑफ द एनुअल वैल्यू व्हिच विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट रिसीवेबल, ठीक है, टू अराइव एट एक्चुअल रेंट। अनरियलाइज रेंट पूरा रेंटल वैल्यू का वो पार्ट है जो एनुअल रेंट रिसीवेबल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि हम लोग क्या निकाल पाए, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। Example number 6, from the following data calculate gross annual value। डेटा लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख। फेयर रेंट, फेयर रेंट 3,60,000। स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000। स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000। 4,20,000। उसके बाद लिखो रेंट एट द रेट, जो रेंट हम टेनेंट से रिकवर कर रहे थे, जिस वैल्यू पे हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया था, रेंट एट द रेट ₹40,000 पर मंथ।
रेंट एट द रेट ₹40,000 पर मंथ, और उसमें लिख लो अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ। मतलब टेनेंट 12 महीना रह के गया पर उसने रेंट 11 महीने का ही दिया है, 1 महीने का रेंट हम टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है, वो हो गया अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ। नीचे लिख लो कैलकुलेट GAV, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो म्युनिसिपल वैल्यू दिख रहा है 4 लाख, फेयर रेंट दिख रहा है 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट दिख रहा है 4,20,000। रेंट एट द रेट 40,000 पर मंथ, 1 महीने का रेंट 40,000 रुपया है। अनरियलाइज्ड रेंट 1 मंथ बोल रहा है, कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर? तो इस टर्म्स में देखो क्या हुआ, एडिशनल एक डेटा ऐड हो गया। तो ये छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है जिससे हम लोग धीरे धीरे चैप्टर सीखते जा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो लेट अस स्टार्ट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यू, 4 लाख। सो म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 4 लाख, लिख दिए। उसके बाद आ जाएगा फेयर रेंट, कितना है 3,60,000। तो हमेशा याद रखना है कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर लेना है, हायर ऑफ द फॉलोइंग। सो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर हो जाएगा 4 लाख। इसके सामने लिख देंगे हम लोग नोशनल रेंट, नोशनल रेंट, ये हो जाएगा नोशनल रेंट। नीचे डैश देके लिखेंगे हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख, फेयर रेंट 3,60,000, तो इन दोनों में हायर कौन सा है 4 लाख, तो वो हो जाएगा नोशनल रेंट। इसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है 4,20,000, 4,20,000। स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000। सो नोशनल रेंट 4 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 4,20,000। नोशनल रेंट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। क्लियर? तो एक्सीड तो नहीं कर रहा है, तो उस केस में लोअर लेना है। क्लियर? सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मतलब इन दोनों में लोअर लेना है। तो 4 लाख और 4,20,000 में लोअर कौन सा है 4 लाख, यहाँ पे देंगे 4 लाख, और ये हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एनुअल रेंट, इसका नंबरिंग दे दो, इसका नंबरिंग दे देते हैं 1, इसका नंबरिंग दे देते हैं 2। एनुअल रेंट रिसीवेबल, इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, एनुअल मतलब पूरा साल का रेंट, पूरा ईयर का चाहिए था। हाँ, कितना मिलना चाहिए था, कितना रिसीव हो जाना चाहिए था, कॉमा लेस अनरियलाइज्ड रेंट, लेस अनरियलाइज्ड रेंट, मतलब ये अल्टीमेटली एक्चुअल रेंट ही लिखा है बट लैंग्वेज अलग है, लिखने का जो लैंग्वेज है वो अलग है, एक्चुअली में लिखा वही एक्चुअल रेंट ही लिखा है। देखो कैसे दिखाना है, 1 महीने का जो रेंट है वो 40,000 रुपया है, तो पहले हम लोग एनुअल रेंट रिसीवेबल पूरा 12 महीने का निकालेंगे जो कि आएगा 4,80,000। ये एनुअल रेंट रिसीवेबल आएगा 4,80,000, इसमें से माइनस कर देंगे 1 महीने का अनरियलाइज्ड रेंट जो कि होगा 40,000।
तो यहाँ पे आ जाएगा 4,40,000। मतलब एक्चुअल में रेंट रिसीव कितना हुआ, 4,40,000। तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख था, एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ 4,40,000। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV 4,40,000। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,40,000। नीचे डैश देके लिख देंगे हायर ऑफ 1 और 2, हायर ऑफ 1 और 2, हायर ऑफ 1 और 2। क्लियर? ओके। तो हम लोग धीरे धीरे अभी जीएवी निकालना सीख रहे हैं, अलग अलग तरह से निकाले। पहले जीएवी नॉर्मल निकालना सीखे। जीएवी का नॉर्मल रूल क्या होता है, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव में हायर लेते हैं। जनरली जीएवी इज जनरली हायर ऑफ RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। लेकिन कभी कभी अनरियलाइज रेंट आ जाएगा। वैसे अभी एक नया टॉपिक और सीखेंगे, वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, टेनेंट 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाया था, 12 महीने रहने का उसका बाद था, ठीक है, 13 महीने रहने का बाद था, जितना भी टाइम पीरियड उसका रहने का बाद था, उसका 2 महीना पहले उसने प्रॉपर्टी वेकेट कर दिया, 3 महीना पहले उसने प्रॉपर्टी वेकेट कर दिया, और 3 महीना या 2 महीना तक वो प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ था। तो जब प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई रेंट वाला कोई टेनेंट नहीं है, तो उसमें लॉस तो हो रहा है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ है। अनरियलाइज रेंट और वैकेंसी में क्या डिफरेंस है, अनरियलाइज रेंट में टेनेंट रह के गया, पैसा नहीं दिया। वैकेंसी में प्रॉपर्टी खाली था तो रेंट लेने का बात ही नहीं था, दोनों ही लॉस है। अनरियलाइज रेंट इज अ काइंड ऑफ बैड डेट, ठीक है, बैड डेट जैसा है, बैड डेटर। टेनेंट रह के गया बट पैसा नहीं दिया, या हम उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाए। वैकेंसी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी वेकेंट था, 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाया, 9 महीना रहा, चला गया, तो 10वां और 11 महीना प्रॉपर्टी खाली पड़ा हुआ था। क्लियर? तो ये हो गया वैकेंसी। तो प्रॉब्लम में जब वैकेंसी रहेगा तब उसको कैसे डील करना है वो भी सीखेंगे। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। From the following data, calculate gross annual value. सबसे पहले लिख देंगे म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू 4,20,000। म्यूनिसिपल वैल्यू 4,20,000। फेयर रेंट 3,95,000। फेयर रेंट 3,95,000। स्टैंडर्ड रेंट 3,90,000। स्टैंडर्ड रेंट 3,90,000। रेंट एट द रेट रुपीज 42,000 per month। रेंट एट द रेट रुपीज 42,000 per month। वैकेंसी पीरियड 1 month। वैकेंसी पीरियड 1 month, मतलब प्रॉपर्टी वाज रिमेन्ड वेकेंट फॉर 1 month। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डेटा दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का रेंटल वैल्यू पर मंथ रेंट जो है वो 42,000 है, और वैकेंसी कितना है, 1 महीने का है। हम लोग कैलकुलेट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सोल्यूशन में हेडिंग दे देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, particulars amount
कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले लिख देंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, कितना दिया हुआ था? 4,20,000। 4,20,000, 4,20,000 म्यूनिसिपल वैल्यू 4,20,000। क्लियर? उसके बाद फेयर रेंट कितना था ये? 3,95,000। 3,95,000। तो अनु बताओ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर लेना है कि लोअर लेना है? हायर। अनु कितना दूर से हमारे यहाँ पे क्लास करने आता है, कितना दूर से आता है अनु हमारे यहाँ पे। कहाँ से आते हो लोग? सोनारपुर। सोनारपुर से अनु क्लास करने आ रहा है। सोचिए इतना गर्मी में, इतना धूप में अनूप हमारे यहाँ पे क्लास करने के लिए आ रहा है। बेचारा जब आता है वो तर तर पसीना से पूरा भीगा हुआ रहता है, बट हमारे क्लास में आके आपको रिलीफ फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे आके क्लासेस कर सकते हैं, आपको भी रिलीफ फील होगा। ठीक है, तो इंस्टेड कि आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस करें, इट्स बेटर कि आप यहाँ पे आके ऑफलाइन क्लासेस करें। क्लियर? ओके, सो इट्स फॉर द शॉर्ट मैसेज। होपफुली सबको मैसेज मिल गया होगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू 4,20,000, फेयर रेंट कितना? 3,95,000। तो अनूप बताइए इसमें हायर लेंगे कि लोअर लेंगे? लोअर। हायर। थोड़ा सा आपको संतुलन बनाए रखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। हायर। हायर लेंगे, तो इसमें हायर ले लेंगे 4,20,000 नोशनल रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे नोशनल रेंट। नीचे डैश देख लिख देंगे हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट लिख दिए। उसके बाद देखो स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? 3,90,000। तो इन दोनों में हायर लेना है कि लोअर? लोअर। लोअर। सो लोअर विल बी 3,90,000। तो इसको लिख देंगे हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। इसका नंबरिंग दे दिया है 1। ठीक है, नीचे डैश देके चाहो तो तुम लिख सकते हो लोअर ऑफ नोशनल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। लोअर ऑफ नोशनल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे एनुअल रेंट रिसीवेबल। एनुअल रेंट रिसीवेबल, क्लियर, कॉमा लेस अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट इफ एनी। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट है तो यही माइनस कर देंगे, है नहीं सब में। तो एनुअल रेंट रिसीवेबल कैसे निकालेंगे? देखो प्रॉपर्टी का रेंट कितना था? 42,000 पर मंथ। तो 42,000 इंटू 12 मंथ 5,04,000। और कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है तो नील। तो प्रॉपर्टी का जो मंथली रेंट था वो 42,000 था पर मंथ। 42,000 इंटू 12 मंथ करने पे आ रहा है 5,04,000 और कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली बैठा देंगे 5,04,000। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता तो 5,04,000 मिलना चाहिए था रेंट। क्लियर? अब क्या रहेगा, जब भी वैकेंसी का सम्स रहेगा ना उसको हम लोग स्पेशल सम बोल देंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अभी हायर ऑफ 1 और 2, इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग किया था ताकि हमको इतना बड़ा सेंटेंस बार बार ना लिखना पड़े। हायर ऑफ 1 और 2। तो देखो 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 3,90,000, जब भी वैकेंसी रहेगा ऐसे ही करना है। और एनुअल रेंट रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट 2 में है, तो हायर ऑफ 1 और 2 में 5,04,000 हायर हो जाएगा। 5,04,000 हायर हो गया। इससे हम लोग लेस कर देंगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी के कारण कितना का नुकसान हो गया? 1 महीने का रेंट। और 1 महीने का रेंट कितना है? 42,000। जो 1 महीने का रेंट है वो 42,000 है। सो 5,04,000 माइनस 42,000 कितना?
4,62,000, यही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV। तो देखो इस समय नया क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट का हायर लिए तो नोशनल रेंट आया, नोशनल स्टैंडर्ड का लोअर लिए तो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आया, वही नॉर्मल। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1 लिख दिए, 2 में लिखे एनुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब पूरा साल का रेंट जो मिल जाना चाहिए था, लेस अनरियलाइज्ड रेंट अगर कोई रहा तो महीने तो ठीक है, नील लिख दिए। तो 42,000 मंथली रेंट है तो 12 महीने का रेंट 5,04,000, इन दोनों का हायर आया तो हायर ऑफ 1 और 2 5,04,000, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी 42,000 एक महीने का रेंट, तो GAV आ गया 4,62,000। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। From the following data, calculate gross annual value. डेटा लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यू रुपीज 4,80,000, म्युनिसिपल वैल्यू रुपीज 4,80,000, फेयर रेंट रुपीज 4,75,000, फेयर रेंट रुपीज 4,75,000, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल NA। तो जरूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड रेंट दिया ही रहे, नहीं दिया है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। तो सोचो अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है ना, तो इन दोनों में जो हायर है वही RER हो जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में जो हायर है उसी को हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लिख देंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, रेंट एट द रेट रुपीज 45,000 per month, rent at the rate rupees 45,000 per month, unrealized rent वन मंथ, एक महीने का अनरियलाइज रेंट, एंड वैकेंसी पीरियड 1 मंथ। तो इस सब में अनरियलाइज रेंट भी है और वैकेंसी पीरियड भी है, और वही कैलकुलेट करना है हम लोग को। कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो म्युनिसिपल वैल्यू 4,80,000, फेयर रेंट 4,75,000, स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल NA, ठीक है, एंड नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल, जो भी तुम बोल लो, और रेंट एट द रेट रुपीज 45,000 पर मंथ, अनरियलाइज रेंट 1 मंथ, वैकेंसी पीरियड 1 मंथ, तुमको GAV निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट तक निकालेंगे। अगर किसी भी सम में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है तो जो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का हायर है वही हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो स्टार्ट करते हैं, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू 4,80,000 कितना दिया है? 4,80,000। तो म्युनिसिपल वैल्यू 4,80,000,
फेयर रेंट कितना 4,75,000 4,75,000। तो अनूप बताओ इन दोनों में हायर लेना है कि लोअर? हायर। हायर। वाह परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप क्लासेस आते रहिए और ऐसे ही आप सीखते रहिए, आपका 80% आ सकता है। ठीक है, आपको बिलीव रखना होगा खुद के अंदर। समझ में आ रहा है? तो आपका भी 80% आ सकता है। जी हाँ, आपका बता रहे हैं, आपका। हाँ, आपको ही बता रहे हैं। हाँ, पीछे मत देखिए, आप ही को बता रहे हैं। हाँ, ऐसे आप पीछे देख रहे हैं, हमको ही बोल रहे हैं क्या? हमको ही बोल रहे हैं? हाँ, आप ही को बोल रहे हैं। ठीक है, बिलीव रखना पड़ेगा। और आपके पीछे जो सुन के आपका बात हंस रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि आपको उनके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा। सो म्युनिसिपल वैल्यू 4,80,000 और फेयर रेंट कितना 4,75,000। तो इन दोनों में हायर की लोअर? हायर। वेरी गुड, शाबाश। सो 4,80,000। आगे स्टोरी बनाने का दरकार ही नहीं है, इसी को लिख देते हैं। लिख दो, यही है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। नीचे डैश देके लिखेंगे हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ओके, नेक्स्ट चेक करो, हनी चेक करो, क्या इस क्वेश्चन में वैकेंसी है? हाँ भैया। तो ये नॉर्मल सम है कि स्पेशल सम है? स्पेशल सम है कि नहीं? तो इसका हम नंबरिंग कर देंगे, इसको लिख दो 1 और नंबर 2 में लिखेंगे एनुअल रेंट रिसीवेबल। एनुअल रेंट रिसीवेबल कॉमा लेस अनरियलाइज्ड रेंट, लेस अनरियलाइज्ड रेंट। तो हनी ध्यान से चेक करो, मंथली रेंट कितना दिया हुआ है? ये 45,000। 45,000। 45,000 इंटू 12 मंथ्स कितना होता है हनी? 5,40,000। 5,40,000। और अनरियलाइज्ड रेंट कितना महीना बोला है? 45,000। एक महीने का अनरियलाइज्ड रेंट बोला है। तो एक महीने का अनरियलाइज्ड रेंट बोला है, इसलिए 45,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो कि आ रहा है 4,95,000। तो जब भी वैकेंसी रहेगा ना, 1 और 2 का हायर ले लेंगे पहले। पिछला सम में क्या था? वैकेंसी था, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं था। उसका सम में वैकेंसी नहीं था, अनरियलाइज्ड रेंट था। इस सम में वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। तो इन दोनों का पहले हायर ले लेंगे, लिखेंगे हायर ऑफ 1 और 2। तो पॉइंट नंबर 1 में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 4,80,000, पॉइंट नंबर 2 में एनुअल रेंट रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट 4,95,000। इन दोनों का हायर 4,95,000। इससे लेस कर देंगे वैकेंसी, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो कितना लॉस है? एक महीने का अनरियलाइज, एक महीने का वैकेंसी था 45,000। तो 45,000 एक महीने का जो वैकेंसी था, 45,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 4,50,000। यही हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार इसको चेक करो सब कोई। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में क्या लेना था? हायर। अब वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट था नहीं, तो सीधा उसी को लिख दिया रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर? उसके बाद रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट रिसीवेबल लेस अनरियलाइज्ड रेंट से हम लोग क्या किए? हायर ले लिए। तो हायर ऑफ 1 और 2, उससे लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर दी, तो आ गया GAV। क्लियर? अब हम लोग क्या चैप्टर का फॉर्मेट सीखने लायक हो गए हैं। अब हम लोग को चैप्टर का फॉर्मेट हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करें, कॉपी में चैप्टर का फॉर्मेट लिख लेते हैं फटाफट, इसको मिटा देते हैं, हेडिंग दे दो। तो फॉर्मेट ऐसे रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ
income from house property, computation of income from house property of dot dot dot, ठीक है, जो भी नाम दिया रहेगा, श्रीमान, श्रीमती, मिस्टर, मिस, मिसेज, जो भी दिया रहेगा लिख देंगे, कॉमा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर कोई रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पता नहीं है एंड जनरली वो इंडियन है तो जनरली ये माना जाता है कि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, ROR है, a resident individual for the assessment year 2023-24, comma relating to previous year 2022-23, relating to previous year 2022-23। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक निकालना पड़ेगा जो हम लोग अभी 10-20% निकालना सीख गए हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी म्युनिसिपल टैक्स है अगर ओनर पे करेगा, इफ इट इज पेड एंड इफ इट इज पेड बाय ओनर, तभी उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, तभी वो लेस हो सकता है। म्युनिसिपल टैक्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स होता है। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है। घर का एनुअल वैल्यू जो कौन बताएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसी को बोलते हैं म्युनिसिपल वैल्यू, और उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स लगता है 5%, 10%, वो क्वेश्चन बता देगा। म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है जितना पेमेंट उतना डिडक्शन। किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है इससे कोई मतलब नहीं है। हमने 10 साल पहले का म्युनिसिपल टैक्स आज पे किया है तो डिडक्शन मिल जाएगा। हमने इस साल का म्युनिसिपल टैक्स इस साल पे किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। हमने फ्यूचर का म्युनिसिपल टैक्स आज पे किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। जितना पेमेंट करेंगे उतना डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि डिडक्शन पेमेंट करने के ऊपर है। पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा, पेमेंट नहीं करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सपोज क्वेश्चन बोलता है म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट 10,000 है, 60% पेड बाय ओनर, 60% paid by owner, 20% paid by tenant, and remaining 20% unpaid. 60% paid by owner, 20% paid by tenant, and 20% remaining unpaid. तब क्या होगा म्युनिसिपल टैक्स का? कैसे कैलकुलेशन होगा? सिर्फ 60% को हम लोग लेंगे, क्योंकि इट मस्ट बी पेड एंड इट मस्ट बी पेड बाय ओनर। अगर ओनर को छोड़ के, घर का जो ओनर है उसको छोड़ के टेनेंट पे करेगा तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इफ द म्युनिसिपल टैक्स इज पेड बाय टेनेंट देन डिडक्शन इज नॉट अलाउड। ये सारा बात किताब में लिखा हुआ है। म्युनिसिपल टैक्स इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है, एक्रूअल बेसिस फॉलो नहीं होता है। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग ले लेते थे हम लोग, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है उसको भी एक्सपेंस कंसीडर करते थे। म्युनिसिपल टैक्स में कैश बेसिस है, जितना पेमेंट उतना डिडक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड टू व्हिच इट रिलेट्स। इससे कोई मतलब नहीं है वो पैसा, वो म्युनिसिपल टैक्स किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, वो पास्ट का है, वो प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, इससे कोई मतलब नहीं है। बट इट मस्ट बी पेड एंड इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। नॉट ओनली म्युनिसिपल टैक्स, सीवरेज टैक्स, ठीक है, सीवरेज टैक्स समझ में आता है? जो हमारे घर का जो बाथरूम का बेसिन का जो पानी है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर भी टैक्सेस पे करना पड़ता है। ये सारा टैक्स कौन लगाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल टैक्स होता है, सीवरेज टैक्स होता है, वाटर टैक्स होता है। तो ये सारा टैक्सेस क्या होगा? कैश बेसिस पे अलाउड है एंड इसका रिडक्शन कैसे मिलेगा? ओनली इफ इट इज पेड बाय ओनर। कौन सा वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं? म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं।
सो म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ कुछ बात जो हमने सीखा, ये सारा बात किताब में भी लिखा हुआ है। म्युनिसिपल टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, इट इज अलाउड एज डिडक्शन ऑन कैश बेसिस की एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, मतलब जितना पेमेंट उतना डिडक्शन। पास्ट का पे किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, प्रेजेंट का पे किया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, फ्यूचर का पे कर दिया तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। इट मस्ट बी पेड बाय द ओनर। क्लियर? ओके। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस कर देंगे। अब तुम देखो, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स का जो डिडक्शन है उसका कोई लिमिट नहीं है, जितना पेमेंट उतना डिडक्शन। तो ऐसा हो ही सकता है कि सपोज ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1 लाख है एंड म्युनिसिपल टैक्स हमने पे कर दिया 1,10,000, कुल मिला के फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सब मिला के 1,10,000। तो नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो नेगेटिव हो जाए। जो नेक्स्ट फिगर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं, लिखो नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, तो हम लोग को मिल जाता है नेट एनुअल वैल्यू। तो एनएवी नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है अगर म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट एक्सीड कर जाता है जीएवी को। बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है, बट हो सकता है। क्लियर? जनरली क्या होगा, जीएवी ज्यादा रहेगा, म्युनिसिपल टैक्स कम रहेगा, सो एनएवी विल बी पॉजिटिव। नेट एनुअल वैल्यू, क्लियर? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना सीख गए थे, उससे क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स व्हिच मस्ट बी पेड बाय द ओनर एंड इट मस्ट बी पेड। अगर अनपेड है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक साथ हमने 1.5 साल का म्युनिसिपल टैक्स पे किया, 1.5 इयर्स, तो 1.5 साल का डिडक्शन मिल जाएगा एक बार में। एक साथ 5 साल का पे कर देंगे तो भी डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? इससे कोई मतलब नहीं है किस टाइम पीरियड का है। नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। कैसे याद रखेंगे? सेक्शन नंबर 80 में पासिंग मार्क्स कितना है, 24, सेक्शन नंबर 24। ठीक है, बस इतना याद रखना है, उस पासिंग मार्क्स का सोचना नहीं है, नहीं तो 24 भी नहीं आएगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ठीक है, 24A में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate 30%, at the rate 30% of net annual value। जो भी हमारा नेट एनुअल वैल्यू होगा, जो भी हमारा एनएवी होगा, उसका 30%, ये रेट फिक्स्ड है 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, एनएवी का 30%। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर कंडीशन है, ये तभी मिलेगा, ये डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हैं अगर एनएवी पॉजिटिव है। अगर एनएवी नेगेटिव है तो डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्वेश्चन ये आता है डिडक्शन क्यों मिलता है। एसएससी ने गवर्नमेंट को बोला कि आपको सिर्फ मेरा इनकम दिख रहा है, मेरा खर्चा तो दिख ही नहीं रहा है। कितना खर्चा किया हम घर में, कलरिंग करवाए हैं, पेंटिंग करवाए हैं। कलरिंग पेंटिंग एक ही होता है क्या? ठीक है, एक ही होता है, नाम अलग अलग है तो अलग अलग है सर। ठीक है, ओके। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कलरिंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है। कलरिंग में सर वॉल को कलर। ओके, तो कलरिंग और पेंटिंग में जो भी डिफरेंस है, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों ने घर में बहुत सारा खर्चा किया है। हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स लगा हुआ है, ठीक है, उसमें चेंजेस करवाया है। ठीक है, थोड़ा सा हमने घर में मॉडिफिकेशन करवाया है, रिन्यूअल करवाया है, बहुत सारा खर्चा किया है। ठीक है, विंडोज चेंज करवाया है, उसमें बहुत खर्चा लगा है। तो सरकार एक एक करके सारा खर्चा का डिडक्शन अलाउ नहीं करेगा। हमने घर में रिपेयरिंग करवाया है, हमने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया घर के लिए, एक एक करके खर्चा का रिडक्शन अलाउ नहीं करेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, बल्क में तुम 30% डिडक्शन ले लो। खर्चा ज्यादा हुआ है तो तुम समझ लेना, कम हुआ है तो हम तुमसे मांगेंगे नहीं। क्लियर? मतलब सिंपल सा बात ये है, ये तो हमारा इनकम दिख रहा है गवर्नमेंट को, ये हमारा इनकम दिख रहा है नेट एनुअल वैल्यू, तो एक्सपेंसेस भी तो अलाउ होना चाहिए ना, माइनस करना चाहिए। इनकम अगर टैक्सेबल है तो एक्सपेंसेस मस्ट बी अलाउड एज डिडक्शन। अगर इनकम को आप टैक्स कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस का भी खर्चा डिडक्शन देना पड़ेगा, नेट इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। ओके, तो नेट एनुअल वैल्यू से 30% सारा डिडक्शन मिल रहा है क्योंकि घर में बहुत सारा खर्चा कर रहा है, जैसे घर का डिप्रिशिएशन है। क्लियर है? डिप्रिशिएशन ऑफ द बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन तो हो ही रहा है, दिन ब दिन उसका वैल्यू, उसका लाइफ कम होते जा रहा है, उसमें तो मरम्मत करवाना पड़ेगा, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन इसलिए मिल रहा है ताकि एसएससी ने बहुत सारा खर्चा किया है घर के ऊपर, और एक एक खर्चा का रिडक्शन सरकार अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि उसका लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा।
इसलिए सरकार ने क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है एट द रेट 30%। किसके ऊपर? एनएवी के ऊपर। एनएवी अगर पॉजिटिव है तब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30%। अगर एनएवी 0 है तो इसका 30% भी तो 0 ही होगा, नेगेटिव है तो नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। बी में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो हल्का सा अपना समझने के लिए ब्रैकेट में लिख के रखो, इंटरेस्ट ऑन लोन के ब्रैकेट में लिख के रखो एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस। नाउ एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्रूअल बेसिस का मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का जो एक्सपेंस है वो सिर्फ करंट ईयर का कंसीडर करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन ओनली विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। कोई प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट जो इस ईयर हुआ है, प्रीवियस ईयर का पेमेंट जो हमने इस साल किया है, वो अलाउड एज डिडक्शन नहीं है, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑन लोन आज ही पे कर दिए तो उसका भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ करंट ईयर वाला अलाउड है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब इससे कोई मतलब नहीं है वेदर इट इज पेड और येट नॉट पेड। अगर अनपेड है तो भी अलाउड है एज डिडक्शन, बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ करंट ईयर का होना चाहिए। प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन इस साल क्लेम नहीं कर सकते, फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन इस साल क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? तो इन दोनों को हम लोग डिडक्शन अलाउ करते हैं। 24A में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट 30% ऑफ एनएवी। 24B में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर? तो इन दोनों को सम अप करके हम लोग आउटर कॉलम में निकाल देंगे और एनएवी से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी छोटा सा फॉर्मेट है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जीएवी से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर तो आ जाता है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से अलाउ करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। बी में आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इन दोनों को प्लस करके हम लोगों ने आउटर में निकाला। सपोज एनएवी 100 है और ये सम टोटल 20 है तो 100 माइनस 20 80 हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट कॉपी कर ली, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, from the following data calculate income from house property. From the following data calculate income from house property. From the following data calculate income from house property. Income from house property. डेटा लिख लेते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ₹5 लाख, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ₹5 लाख। म्यूनिसिपल टैक्स ₹50,000। अगर म्युनिसिपल टैक्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है ना, इट इज ऑलवेज पेड बाय ओनर। अगर कोई और पे किया होगा तो क्वेश्चन खुद बता देगा। म्युनिसिपल टैक्स 50,000। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोरोड कैपिटल का मतलब लोन, ₹60,000। तो ये 3 डेटा दिया हुआ है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अभी ज्यादा डिटेल दिया हुआ नहीं, इसलिए बस इतना ही हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख आउटर मोस्ट कॉलम में। ये निकालते कैसे हैं, ये हम लोग जब सम्स करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग ने कुछ एग्जांपल में सीखा है इसको, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 5 लाख, इससे हम लोग क्या लेस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। नॉट ओनली म्युनिसिपल टैक्स, ऑल द टैक्सेस व्हिच आर लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जितना टैक्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगाता है ना, वो सारा टैक्सेस अलाउड एज रिडक्शन। वो वाटर टैक्स हो सकता है, वो सीवरेज टैक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं वो अलग चीज है, ठीक है, वो अलग बोलेंगे, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उससे लेस कर देंगे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इफ द सम इज साइलेंट ऑलवेज अज्यूम इट इज पेड बाय ओनर। पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर 50,000, तो प्रॉपर्टी का जो नेट एनुअल वैल्यू है वो 4,50,000 है। नेट एनुअल वैल्यू हो गया प्रॉपर्टी का 4,50,000। इससे हम लोग लेस कर देते हैं डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में आ जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30%। 1,35,000 at the rate 30% of net annual value। कितना आ रहा है, 1,35,000 1,35,000। 4,50,000 का 30%, 1,35,000। और बी में आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000। सो 1,95,000 माइनस हो जाएगा। 4,50,000 में से 1,95,000 माइनस हो जाएगा। कितना आ जा रहा है, 2,65,000। 2,55,000। 2,55,000 यही हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर, सबको यहाँ पे कॉपी कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।